गाजा पर 153 टन बारूद से हमला। तुर्की को गाजा बनाने लगा इजराइल। एर्दोआन ने ट्रंप नेतन्याहू को भिड़ा दिया। अब खलीफा को गुलाम बनाएगा इजराइल। जब तक हमास हथियार नहीं डालता, इजराइल बम बरसाता रहेगा। इजराइल मिसाइलों से मारता रहेगा। इजराइल तब तक मारेगा जब तक हमास और उसके असल आका मटियामेट नहीं हो जाते। पीएम नेतन्याहू ने ये वार्निंग अरब वर्ल्ड को दे दी है। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी साफ साफ कह दिया है कि अब इजराइल किसी की नहीं सुनेगा। इजराइल किसी का गुलाम नहीं। इजराइल एक एक मौत का बदला दुश्मनों की बर्बादी से लेने लगा है। पीएम नेतन्याहू ने बताया है कि 13 अक्टूबर से अब तक इजराइल ने गाजा पर 153 टन बारूद बरसा दिया है। आने वाले दिनों में आसमानी हमले और भयानक होंगे। हैरानी की बात यह है कि इजराइल ने तूफानी हमलों का दौर तब शुरू किया जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस तेल अवीव के दौरे पर थे। वेंस जब इजराइल डिफेंस फोर्स के टॉप कमांडर से मुलाकात कर रहे थे, तब गाजा में जंगी जेट और मिसाइलों से बमों की बौछार जारी थी। हालांकि वेंस ने पीएम नेतन्याहू से मुलाकात के बाद बयान दिया है कि अमेरिका हमास को हथियार छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है, मगर ये काम बहुत मुश्किल है। Life better for the people in Gaza, but also to ensure that Hamas is no longer a threat to our friends in Israel. हमास ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर हथियार नहीं छोड़ने वाला। हमास का तर्क है कि पहले इजराइल अपने एटमी हथियारों को खत्म करे, इसलिए युद्ध विराम के बाद भी इजराइल ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। पीएम नेतन्याहू ने इजराइल संसद को बताया है कि गाजा में सैन्य अभियान खत्म नहीं हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक को इजराइल में मिलाने का बिल भी संसद में पेश कर दिया है, जिस पर अमेरिका की तरफ से सख्त बयान आया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने कहा है कि वेस्ट बैंक पर बिल युद्ध समझौते के लिए बड़ा खतरा है। इससे अरब देशों का मूड खराब हो सकता है। What do you make of the Israeli Parliament moving forward on potential annexation of the West Bank? Right as administration. Well, that's a vote in there. Yeah, that's a vote in the Knesset. But obviously, I think the president's made clear that's not something we'd be supportive of right now, and we think it's even threatening to the peace deal. So, they're a democracy. They're going to have their votes. People are going to take these positions. But at this time, it's something that we think it might be counterproductive. हालांकि पीएम नेतन्याहू ने जवाब में कहा कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए जो भी मुमकिन है वो कदम उठाएंगे। नेतन्याहू ने ये भी साफ किया है कि जो देश ये समझते हैं कि अमेरिका उन्हें चला रहा है, वो जान लें कि इजराइल अपनी सुरक्षा खुद करता है। इसलिए ट्रंप की हर बात में दखल अंदाजी को वो स्वीकार नहीं करने वाले। नेतन्याहू के सामने जेडी वेंस ने भी इस बात पर हामी भरी है कि दोनों देशों की कोशिश खाड़ी में शांति लाने की है। लेकिन नेतन्याहू का प्लान कुछ और है, जिसकी तरफ उन्होंने इशारा भी कर दिया है। इजराइल ने तुर्की के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। पीएम नेतन्याहू ने धमकी दी है कि तुर्की की सेना को गाजा में किसी भी सूरत में तैनात होने नहीं दिया जाएगा। ट्रंप के शांति समझौते के तहत इंटरनेशनल गठबंधन सेना की गाजा में तैनाती का प्लान है, जिसमें तुर्की की सेना का इजराइल ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है।
the side together. Who does that? So I have very strong opinions about that. You want to guess what they are? तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ट्रंप के गाजा पीस डील में कितने अहम रोल में थे, इससे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ट्रंप ने 8 मुस्लिम देशों के नेताओं से जब मुलाकात की थी, तब एर्दोआन उनके साथ बैठे थे। बाकी सभी नेताओं से ज्यादा अहमियत ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति को दी थी। यही नहीं, ट्रंप ने तुर्की को गाजा समझौते के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार किया था। लेकिन नेतन्याहू को एर्दोआन फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। इजराइल का मानना है कि तुर्की जैसा देश किसी का सगा नहीं। ये वही तुर्की है जिसने कतर पर हमले के बाद इजराइल के खिलाफ अरब अलायंस बनाकर नेतन्याहू को सबक सिखाने की धमकी दी थी। इजराइल और तुर्की में तकरार की असल वजह सीरिया है, जहां तुर्की के राष्ट्रपति ने अहमद अल शरा को अपना मोहरा बना रखा है। कमांडर जुलानी उर्फ अहमद अल शरा सीरिया के बफर जोन से इजराइल आर्मी को बाहर जाने की धमकी देते रहते हैं, जबकि इजराइल सीरिया में हिजबुल्ला लड़ाकों के खतरे को देखते हुए सैन्य तैनाती में कमी के लिए तैयार नहीं है। इसी को देखते हुए एर्दोआन और इजराइल आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक वक्त अल-कायदा और ISIS के आतंकी रहे अल जुलानी को एर्दोआन का करीबी माना जाता है। आतंकी संगठन ISIS से अपने करियर की शुरुआत करने वाले जुलानी ने सीरिया में अल-कायदा की जमीन तैयार की। यानी जुलानी पहले ISIS का आतंकी था और फिर अल-कायदा का सरगना बन गया। कई सालों तक जुलानी HTS यानी हया तरीर अल शाम नाम का आतंकी संगठन बनाकर बशर अल असद की सरकार से लड़ा और 2024 के अंत में तुर्की, इजराइल और अमेरिका की मदद से बशर अल असद की सरकार को उखाड़ फेंका। जुलानी पर इजराइल कभी भरोसा नहीं कर सकता। वैसे भी इजराइल की पॉलिसी क्लियर है, दुश्मन जहां है उसे वहीं दफना दो। दोहा में हमास का लीडर खलील अल हया है, जो फिलहाल इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट है। नेतन्याहू खलील अल हया को जिंदा नहीं छोड़ने वाले, लेकिन अगर अब कतर पर हमला हुआ तो ऐसा युद्ध भड़केगा जिससे कई देश जलकर राख होंगे। कतर ने इजराइल के खिलाफ गोलबंदी शुरू कर रखी है। कतर ने अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन की इमरजेंसी मीटिंग कॉल की थी। इजराइल से आर पार का फैसला स्वयंभू खलीफा एर्दोआन लेने के मूड में तब से हैं, क्योंकि इजराइल के सबसे बड़े टारगेट कोई और नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन हैं। इसलिए कतर पर हुए हमले के बाद तुर्की लगातार एक्शन में है। तुर्की की सेना के लड़ाकू विमानों ने दियारबाकिर और माल्टाया हवाई अड्डों से उड़ान भरी। एर्दोआन ने तुर्की की सभी सेनाओं को हमले के बाद से अलर्ट पर कर दिया था। तुर्की एयरफोर्स दिन रात जंगी जेट से हवाई इलाके में गश्त कर रही थी। तुर्की ने सीरिया और इराक सरहद पर सबसे ज्यादा निगरानी बढ़ाई थी। तुर्की ने एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी तैनात कर दिए थे। एर्दोआन को अच्छी तरह मालूम है कि नेतन्याहू का अगला हमला अंकारा पर हो सकता है, क्योंकि एर्दोआन ने हमास की लीडरशिप को तुर्की में शरण दे रखी है। एर्दोआन जानते हैं कि इजराइल हमास की फंडिंग नेटवर्क की बर्बादी का ऑपरेशन चला रहा है। एर्दोआन ने वक्त पर हमास लीडरशिप की रखवाली की है। हमास चीफ इस्माइल हानिया और सालेह अल अरौरी का तुर्की में आना जाना लगा रहता था। अमेरिका और इजराइल ने तुर्की के कई NGO पर हमास की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगा रखे हैं। खुद एर्दोआन ही इजराइल को तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन बताते रहते हैं। एर्दोआन इस बात को कह चुके हैं कि इजराइल एक दिन तुर्की से हिसाब लेगा, जिसका वक्त अब आता दिख रहा है। ये लड़ाई छिड़ी तो क्या होगा, खाड़ी देशों के खंडहरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इजराइल ने 28 अगस्त 2025 को यमन में हूथी लड़ाकों की पूरी लीडरशिप को ही खल्लास कर डाला था। तब भी नेतन्याहू ने युद्ध की लिमिट नहीं बताई, लेकिन अब साफ है कि इजराइल लड़ाका ग्रुप्स के असल आकाओं से हिसाब लेगा, जिसमें 2 नाम सबसे आगे हैं, पहला तुर्की और दूसरा ईरान। अचानक इजराइल के सामने 4 बड़े फ्रंट एक्टिव हो गए हैं। पहला फ्रंट गाजा, जहां 100% कब्जा नेतन्याहू का अटल इरादा है। दूसरा फ्रंट यमन, जहां सना में इजरायली अटैक के बावजूद इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जा रही हैं। एक फ्रंट लेबनान है, जहां इजराइल चाहता है कि हिजबुल्ला हथियार डाल दे, लेकिन हिजबुल्ला का इरादा युद्ध का है। वो जानता है कि दक्षिण लेबनान में
इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन फेल साबित हुआ है और नईम कासिम ने लेबनान की सरकार को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। और सबसे बड़ा फ्रंट ईरान है। ईरान की लीडरशिप ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम का अब कोई मतलब नहीं रहा। इजराइल से तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है और न ही अपनी नौसेना और IRGC की क्वाड्स फोर्स को तैनात किया है। और अगर दोबारा युद्ध ईरान पर थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगा। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल फिर तैयार है और ईरान पर फिर से हमला हुआ तो तेल अवीव और हाइफा बुरी तरह दहलेगा। ये वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है। ईरान के बड़े बड़े जनरल लगातार इजराइल को वार्निंग दे रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा है कि पूरी दुनिया को इजराइल से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि गाजा में जिस तरह की बमबारी हो रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। यह है अमेरिका से सप्लाई किया गया MK-84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गाजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है और ईरान पर भी ऐसे ही बमों से हमले किए गए हैं। क्या ईरान फिर इसी तरह जलने लगेगा? क्या इजराइल ईरान में फिर ऐसे ही आग लगाने जा रहा है? क्या तेहरान समेत ईरान के शहरों में फिर से ऐसे ही धुआं उठेगा? क्या ईरान में फिर 360 डिग्री पर मौत वाला खतरा मंडरा रहा है? क्या ऐसे पिन पॉइंट हमलों से ईरान के कमांडर फिर मारे जाएंगे? फिलहाल इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है और ये बात साबित करती है कि इजराइल की युद्ध वाली तैयारी पूरी है। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनके सामने 1-2 नहीं बल्कि 7 फ्रंट हैं। तेहरान में ये धमाके देखिए, रेड लाइट पर खड़ी कारों के उड़ते हुए चीथड़े। इस धमाके ने माचिस की डिबिया की तरह सब कुछ तहस नहस कर दिया। 13 जून को शुरू हुए युद्ध की शुरुआत इजराइल ने ऐसे ही हमलों से की थी। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया के मर्डर और लेबनान में पेजर अटैक के बाद खामेनेई को एहसास हो गया था कि ऐसा हमला ईरान में फिर हो सकता है। इसलिए मोसाद की ट्रैकिंग से बचने के लिए ईरान में बहुत बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया। बड़े बड़े लीडर चाहे खुद मोबाइल और बाकी कम्युनिकेशन उपकरणों से तो दूर रहें, लेकिन मोसाद बहुत चालाक निकला। इजराइल की इस खुफिया एजेंसी ने ईरान की लीडरशिप को खत्म करने के लिए तमाम हाई प्रोफाइल लोगों के साथ चलने वाले या फिर उनके करीब रहने वाले बॉडीगार्ड और ड्राइवर या फिर अधिकारियों तक को मोसाद ट्रैक करता रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर में बताया गया है कि मोसाद लगातार ईरान के नेताओं, ईरान के कमांडरों और ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की लोकेशन ट्रैक कर रहा था। लेकिन इन सब की ट्रैकिंग इनके बॉडीगार्ड के फोन के जरिए की जा रही थी। इनके ड्राइवरों की फोन लोकेशन इस्तेमाल की जा रही थी और इसी ट्रैकिंग के जरिए मोसाद ने इजरायली वायुसेना को टारगेट लोकेशन भेजी, जिसके बाद ईरान को एक के बाद एक ऐसे झटके लगे जिसमें उसकी पूरी मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई और पॉलिटिकल लीडर्स पर भी हमला हुआ। 12 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल के हमलों में ईरान के करीब 1000 लोगों की जान गई। इनमें उसके कई सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक शामिल थे। इजराइल दुश्मनों के साथ एक जैसा सलूक करता है, चाहे ईरान हो या तुर्की। बदला भयानक होगा। इजराइल का बदला ऐतिहासिक ही होगा।